पीर ऑफ मांकी शरीफ की जो है वो उनसे मुलाकात की मांकी शरीफ जाके, और उनकी ड्यूटी लगाई कि आप जाएं कबायली इलाकों में और लोगों से मिलें और पाकिस्तान की तरफ उनको इनवाइट करें। तो पीर ऑफ मांकी शरीफ जो हैं वो फिर तशरीफ़ ले गए खैबर एजेंसी और मुख्तलिफ़ एजेंसियों में गए, और कबायली ज़ोमा जो थे, वो एल्डर जो थे हमारे, उनसे वो मिले। और वो पीर ऑफ मांकी शरीफ इतने एक रिस्पेक्ट रखते थे उन इलाकों में कि उनकी बातों को भी कबायली लोगों ने जो है वो इग्नोर नहीं किया। और वो मैं ये कहता हूँ कि बग़ैर किसी रेफरेंडम के पाकिस्तान में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। और लेकिन एक शर्त थी कि जी हमारी एक अपनी आज़ाद हसीयत होगी। आज़ाद हसीयत ये नहीं थी कि हम एक मुल्क के अंदर रहते हुए एक दूसरा अपना एक स्टेट डेवलप करेंगे, नहीं। हम फ़ख्रिया कहते हैं कि जी हम आज़ाद कबाइल हैं, हमारे कुछ अपने रस्म व रिवाज ये चीज़ें हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है शराज साहब कि हम 63 साल से हमें अंधेरे में रखा गया। तो अब कबायली जो लोग हैं, अब वो चूँकि मुल्क में बाकी इलाकों की तरफ जो है वो आना चाहते हैं, उन्हीं इलाकों की तरह जो है वो तरक्की जो है देखना चाहते हैं, एजुकेशन की तरफ आना चाहते हैं, बाकी जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं उनकी तरफ आना चाहते हैं। ये इस इलाके में इंडस्ट्रीज़ वगैरह और ये चीज़ें अभी इंडस्ट्रीज़ वगैरह वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि हमारी गवर्नमेंट ने सर्वे किया है, वहाँ मिनरल्स के इतने ज़खायर हैं कि वो 50,000 साल तक वो ख़त्म नहीं हो सकते। हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, और हम अपना ये कशकोल लेके कभी हम किसी के दर पे जाते हैं, कभी किसी के दर पे जाते हैं। हम कहते हैं कि आप कबायली इलाकों में जो ख़जाने हैं जो अल्लाह ने हमें दिए हुए हैं, हम उनको अगर खोलें और तो हम सिर्फ पाकिस्तान जो है उसे कबायली इलाके नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान, और मैं समझता हूँ कि हम आलम इस्लाम की जो है वो इंशाल्लाह उसकी हेल्प कर सकते हैं। आपकी पार्टी के भी बारे में बात करेंगे और वहाँ पे जो पार्टीज इस वक्त मौजूद हैं उन पर उस पर भी बात करेंगे, और दहशतगर्दी और मज़ारात पे जो हमले हुए हैं उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन कौंसल मोहम्मद अफजल खान साहब, आपसे आप यहाँ नुमाइंदगी करते हैं डायरेक्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, कश्मीरियों की, क्या किरदार अदा कर सकते हैं? आज का पाकिस्तान, आज के हालात हमारे सामने हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वहाँ जो वाक़यात होते हैं, जो सानियात होते हैं, वहाँ पे जो लिसानी झगड़े होते हैं, मामलात होते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हमारी कम्युनिटी के दिल जो है उसके साथ धड़कते हैं, और ख़बर जो है वो मतलब लाइव दिखाई जाती है वहाँ से। क्या कर सकते हैं? बहुत सारी नेगेटिव जो मीडिया पे जो ब्लीक तस्वीर है पाकिस्तान की, उसको तोड़ करने के लिए यहाँ के पाकिस्तानी, आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या किरदार अदा कर सकते हैं तामीर पाकिस्तान में? हम लोग अपना क्या जो आउटपुट है वो डाल सकते हैं इसके अंदर? शुक्रिया शहराज साहब। सबसे पहले तो मैं तकबीर टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज यौम आज़ादी पर हम सबको मिल बैठने का मौका दिया, और साथ ही मैं तमाम पाकिस्तानियों को जो दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं उन सबको यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और असल में हकीकत ये है कि 64 साल के बाद हमें उस आज़ादी की वो कदर नहीं है जो हमें होनी चाहिए थी। और आज़ादी की कदर तो उन माकूम कौमों से पूछें, कश्मीरियों से पूछें कि जो 1947 से आज़ादी के लिए तड़प रहे हैं, या फ़लस्तीनियों से पूछें जो आज तक अपने घरों में बंद हैं और जिन्हें रोज़मर्रा की जो अशिया हैं वो भी नहीं मिल रही, या चचनिया के मुसलमानों से पूछें। जहाँ तक हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का तल्लक है, हम हमेशा, अगरचे हम में से बहुत से आदमी जो हैं वो ड्यूअल नेशनल हैं, लेकिन फिर भी चूँकि हम पाकिस्तानी बॉर्न हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड फादर्स वगैरह वहाँ से आए हैं हिजरत करके, तो आज भी जब कभी पाकिस्तान पे कोई मुसीबत आती है तो हमारे दिल धड़कते हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान में जो निज़ाम हुकूमत है, खा वो किसी भी पार्टी से हो, जो भी हुकूमत आई है वो पहली हुकूमत से बदतर है। बजाय इसके कि हम 64 ईयर्स में पाकिस्तान में डेवलपमेंट होती, तरक्की होती, इम्प्रूवमेंट होती, ये है कि जो भी हुकूमत आई है वो पहली हुकूमत से बदतर है। और एक जो मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि हमारी जितनी भी हुकूमतें आई हैं और हमारे जितने भी लीडर साहिबान हैं वो बरतानिया में ज़रूर आते हैं, बल्कि हर रोज़ आते जाते रहते हैं, और उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ से वो तालीम हासिल करके जाते हैं, लेकिन यहाँ की किसी भी अच्छी चीज़ को उन्होंने अपने मुल्क में नाफज नहीं किया। जमहूरियत की हम बात तो करते हैं, लेकिन हम जमहूरी
اقدار پر عمل نہیں کر رہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ 65 کی جنگ کا حوالہ دیں تو اس وقت یہ صورتحال تھی کہ کشمیر مسئلہ کی وجہ سے پاکستان فوجی لحاظ سے اور انڈیا وہ آلموسٹ ایکول تھے، لیکن اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم ہر لحاظ سے انڈیا کے مقابلے میں کافی کمزور ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ کرنسی کا حساب لگا لیں کہ بنگلہ دیش جو 71 میں بنا، ان کی کرنسی زیادہ سٹرانگ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان۔ ہماری اکنامک سچویشن جو ہے وہ بہت ہی بدتر ہے، اور ہم ہیں کہ ہم ایک خوش آمدی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو بھی سچی بات نہیں کہتا۔ ہمارے حکمران یہاں آتے ہیں تو جناب وہ تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہم کوئی انہیں سچی بات نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں کے جمہوری اقدار میں رہتے ہیں، یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی بھی لیڈر کو اس کے منہ پر اس کے جلسے میں صحیح صورتحال کہہ سکتے ہیں، لیکن پاکستانی جو لیڈر آتے ہیں اگر آپ انہیں مثال کے طور پر ہمارا ایک جو مسئلہ ہے کہ جب کبھی ہم واپس جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں امیگریشن والے کسٹم والے بہت تنگ کرتے ہیں۔ جتنے بھی لیڈر آئے ہیں ہم نے سب کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا، سب نے کہا ہے کہ ہم یہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ یہ ایک معمولی مسئلہ ہے لیکن اس کو وہ آج تک حل نہیں کر سکے۔ ہمارے جو بچے ہیں جب وہ جاتے ہیں تو وہاں ان سے رشوت مانگی جاتی ہے، تو وہ بچے پھر دوبارہ پاکستان جانے کا نام نہیں لیتے۔ تو اس طریقے سے ہمارا جو رشتہ ہے پاکستان سے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم نے اس بارے میں کئی بار لیڈر صاحبان کو بھی کہا، یہاں پر امبیسڈر کو بھی کہا، لیکن اس میں عمل کوئی نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہماری موو فارورڈ سر، یہ تو ایک نہیں، موو فارورڈ کا یہ ہے کہ ہم یہاں کے جو رسم و رواج ہے اس کے مطابق جو بھی پاکستان سے سیاستدان آتے ہیں انہیں کہیں کہ بھائی آپ غلط کام کر رہے ہیں، ہم ان کی چاپلوسی خوشامد کرنا چھوڑ دیں، اور انہیں بتائیں کہ بھائی وہاں جو رشوت کا زور ہے اس رشوت کو وہ ختم کریں، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ نہیں کریں، یہاں کے اپنے مسائل ضرور بتانے چاہیے، جہاں اپنے لیڈروں کی آپ وقت ہم کرتے رہتے ہیں۔ مسائل بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ چونکہ ہم جب کبھی مسائل بتاتے ہیں وہاں پہ یا تو یہ پلاٹ مافیا ہے، رشوت مافیا ہے، اور وہاں پر تو یہ ہے کہ آپ ایک طرف وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ پاکستان آئیں انویسٹمنٹ کریں۔ انویسٹمنٹ ہم کیسے کریں کہ وہاں پہ آپ جو بھی انویسٹمنٹ کریں گے اس کو وہ مافیا جو ہے پلاٹ مافیا اور فیکٹری مافیا وہ سب اس کو اثر کر جاتے ہیں۔ مولانا محمد بستان قادری صاحب، تحریک کشمیر کے جو لوگ ہیں یہاں برطانیہ میں، آپ ان کی ایک جماعت ہے، نمائندہ جماعت ہے کشمیر رابطہ کمیٹی، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، 16-17 جماعتیں ہیں، ہمیشہ آپ کشمیر کا جو جھنڈا ہے ہر جگہ لہراتے ہیں۔ کل بھی شاید آپ کسی جگہ مظاہرہ کریں گے، چونکہ 14 اگست کو تو آپ پاکستان کی آزادی کا جشن مناتے ہیں، 15 اگست کو آپ یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ تاریخی حوالے سے یہ نہیں جانتے کہ جو قیام پاکستان تھا اس کی تاریخ جو چلی تھی اس میں کشمیریوں کا کیا کردار تھا۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً میں تکبیر ٹی وی کے چیئرمین حضرت قبلۂ عالم پیر فیاض الحسن قادری صاحب کو صلاحیت پیش کرتا ہوں، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ اسٹیشن ہمیں میسر آیا۔ سامعین و ناظرین، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے آج کے اس کٹھن دور میں قبلہ پیر صاحب نے تکبیر ٹی وی کو تقویت بخش کر ہمیں ہر وہ بات کہنے کا موقع بخشا جس کی ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں، یوم پاکستان ہے، مذہبی حوالہ سے جتنے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر پروگرام ہیں ان کا موقع بخشا گیا ہے۔ تکبیر ٹی وی کے چینل سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ سہولتیں بخشش کی ہیں جو ہماری قوم کو، مسلمانوں کو ضرورت تھی۔ عام قبلہ پیر صاحب کے ممنون احسان ہیں جنہوں نے یہ ہمیں اپنی صبح و شام محنت کاوش سے یہ اسٹیشن ہمیں مہیا کیا ہے، اور اسی طرح جناب حضرت قبلہ پیر سید ظفر اللہ شاہ صاحب جو روح رواں ہیں چینل کے، ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم سب یہاں پاکستانی، کشمیری اور دیگر اقوام کے لوگ جو حاضر ہوتے ہیں اپنا ایک مطلب بیان کرتے ہیں۔ سامعین محترم، ناظرین، خواتین و حضرات، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج یوم پاکستان کے حوالے سے ہم دن منا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے
और फिर मुसव्वर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल, और फिर खालिक तख्लीक नामे पाकिस्तान चौधरी रहमत अली और दीगर अकाबरीन को हम सलाम अकीदत पेश करते हैं। जिस तरह के मैंने गुजारिश की है, उन्हीं में से हमारे जनाब शहराज खान साहब बेहतरीन प्रेजेंटर होने के साथ साथ एक मंजे हुए साफ़ी है। शुक्रिया। आपका नॉलेज, आपकी मालूमात, आपका ये प्रोग्राम पेश करना है जो साहिब अक्ल व फ़िक्र नज़र रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको भी खराज तासीर पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह। तारीख़ कश्मीर के हवाला से, तारीख़ कश्मीर की बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, और बल्कि इसकी तारीख़ी हक़ाइक़ ये है, जब मुगलिया ख़ानदान का ज़वाल होता है, बहादुर शाह ज़फ़र के बाद बर्रे सग़ीर हिंद में ये सिलसिला शुरू होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये वो हालात है, उस वक्त भी कश्मीर मौजूद था। हज़ारों साल पहले पाकिस्तान की तख्लीक जो है 1947 में होती है, और कश्मीर इससे पहले मौजूद होता है। और कश्मीर के अंदर औलियाए कामिलीन ने, बुजुर्गान दीन ने, आज 1,32,000 बुजुर्गान दीन के, औलियाए कामिलीन के मज़ार इस वक्त भी मौजूद पाए जाते हैं, जिनकी वजह से दीन इस्लाम फैला। और फिर जो आगे चले कि कश्मीरियों ने क्या किया, वक्त की किल्लत के पेश नज़र सिर्फ मैं इतनी गुजारिश करूँगा, जब ये तारीखें चल रही थी, 1931 की तारीख है, फिर इसके बाद आस्ता चलते चलते 1947 में, 1945 में, 1946 में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म ने कश्मीर का दौरा किया, और वहाँ हमारे बानी सदर जो सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने, उनकी रिहाइशगाह पर ये तमाम मीटिंग होने के बाद तारीख़ पाकिस्तान में कश्मीरियों ने भरपूर हमायत का यकीन दिलाया, और कायदे आज़म को ऑफ़र की कि जितने भी हमारे मामलात हैं इंशाअल्लाह ताला हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ये एक दूसरी बात है कि लॉर्ड माउंटबेटन और फिर तकसीम हिंद के साथ साथ जब ये चाल चली गई, जैसा कि जूनागढ़ रियासत पर कब्जा कर ले गया, असल मसला ये था कि ये तय पाया कि तकसीम हिंद में, इस बंटवारे में, जहाँ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है वो रियासत खुद मुख्तार है, वो चाहे तो हिंदुस्तान के साथ अला कर लें, चाहे तो पाकिस्तान के साथ अला कर लें। जब ये रियासतों का सिलसिला चला तो उस वक्त हिंदुस्तान ने साजबाज करके लॉर्ड माउंटबेटन से, वहाँ से इस हुकूमत ने चाल चलने के बाद एक मसला कश्मीर पैदा किया, और इसकी पूरी जितनी भी तारीख है हमारे सामने बड़ी वाज़ह नज़र आ रही है। तो करारदाद मकासद 23 मार्च 1940 को कश्मीरियों ने जोग दर जोग पूरे बरे सगीर से जहाँ कहीं भी कश्मीरी आबाद थे उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था, और वो एक चैन जो थी, जो मूवमेंट चल रही थी मुसलमानों के, उसमें चौधरी गुलाम अब्बास मरहूम जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रुए रवां थे, और वो उसमें शामिल थे। उस वक्त शेख अब्दुल्ला और ये 1940 को जो करारदाद में दी, और करारदाद मकासद, इसमें कश्मीरियों का भरपूर हिस्सा था, और एक वफद भी उसमें शामिल हुआ था। तो ये आज जो हमारे सामने चल रहा है, इंशाल्लाह कल जो है हम 11:30 बजे इंडियन एम्बेसी के सामने अपने इन मकासद के लिए जबर व तशद्दुद, और जिस तरह की हिंदुस्तान ने किया है, हम उसके लिए एक मुजाहिरा भी कर रहे हैं, जो कि 11:30 बजे होगा। कुल जमात मज़ीद बातचीत जारी रहेगी आपसे, लेकिन मैं तकबीर टीवी के रूए रवां हमारी जानी पहचानी शख्सियत अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि जब हम क़याम पाकिस्तान की बात करते हैं, क़याम पाकिस्तान के महरक़ात और असबाब की बात करते हैं, तो ये बात तो नुमायाँ हो चुकी है कि बरे सगीर पाक व हिंद में इस्लाम उलमा व मशाइख की कोशिशों से, सूफिया कराम से की कोशिशों से फैला, और हम लोग जो हैं उस वक्त जो हमारी आबा व अजदाद थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन ये तहरीक जो पाकिस्तान की जो तहरीक चली थी उसमें उलमाए मशाइख का ख़ास तौर पर क्या किरदार था, और ये जो कंसेंसस थे, जो इत्तेहाद और इत्तफाक जो उलमाए कराम में पैदा हो गया था, वो किस ज़माने में पैदा हो गया। कुछ ऐसे उलमाए कराम भी थे जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मुखालफत की थी, लेकिन बाद में कुछ इकट्ठे हो गए थे। ये तारीख़ी हक़ाइक़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया जनाब शहराज खान साहब। मैं तमाम अपने साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान